हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। 1892 का एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। हम लोग याद दिला दें आपको कि हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और संवैधानिक विकास में हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर बात कर चुके हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर बात कर चुके हैं, 1793 के चार्टर एक्ट पर बात कर चुके हैं, 1813 का चार्टर देखा हम लोगों ने, 1833 का चार्टर देखा और 1853 और फिर 1858 का एक्ट देखा और अब 1861 और 1892 का एक्ट हम लोग देखेंगे। 1861 का हम लोग देख चुके हैं, 1892 का अधिनियम देखेंगे। तो आपको बता दें कि शुरुआत हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बात की थी और हमने बताया था कि एक गवर्नर तथा 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी, ठीक है। और इसे भी हमने दो भागों में बांट के पढ़ा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का काल और ब्रिटिश शासन का काल या क्राउन का काल कह लीजिए या ताज का शासन कह लीजिए। यानी 1858 में 1857 का जो विद्रोह होता है, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जो एक्ट आता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। और अब हम लोग पढ़ रहे थे किसको, यानी ब्रिटिश सरकार क्या कर लेती है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेती है भारत के ऊपर। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में 1+4 बताया था हमने, यानी एक गवर्नर तथा 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। और दूसरा बताया गया था 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में सदस्यों की संख्या घटाकर क्या कर दी थी, 3 कर दी थी। और युद्ध कूटनीति राजस्व के मामले में यानी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसको विशेष अधिकार दे दिए गए थे और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने 1793 के चार्टर एक्ट पर बात की थी। चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और जो पैसा वगैरह था, भारत सचिव को पैसा कि कहां से दिया जाना था, भारतीय राजस्व से दिया जाना था, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद हमने 1813 के चार्टर एक्ट पर बात की थी। कुछ अपवादों के साथ हमने बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, कुछ अपवादों के साथ, और चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रहता है। और यहीं पे नियुक्ति, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के पास बना रहा। तो 1833 में फिर बताया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर हमने 1853 पे बात की थी कि चार्टर को अब 20 वर्षों के लिए यानी नवीनीकरण नहीं किया गया और प्रतियोगिता किस प्रकार से होने लगी, यानी कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो अब प्रतियोगिता के माध्यम से होने लगी, ठीक है। और फिर 1857 का विद्रोह हो जाता है तो 1858 का अधिनियम पास किया जाता है। और 1858 के एक्ट में हमने आपको बताया था कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, अब डायरेक्ट कौन गवर्न कर रहा है इंडिया को, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार गवर्न कर रही है, तो इसीलिए इसका नाम था भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, हमने बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया जाता है। और यही आपको बताया था कि जो अब गवर्नर जनरल है उसको वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। 1773 में बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो ये 1858 और इसी क्रम में 1861 के एक्ट को भी हम लोग पढ़ चुके थे। हमने बताया था कि जो विधायी परिषद थी और एक नए पद का, याद करिए आप, 1858 में नए पद का सृजन किया गया था, भारत सचिव, ठीक है। भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। फिर 1861 का एक्ट था, उसमें हमने बताया था कि एक स्थायी सदस्य को शामिल किया जाता है और
विधायी परिषद में क्या किया जाता है, विधायी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 रखने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और यहीं पे हमने आपको बता दें 1892 का एक्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 1892 के एक्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान बताएंगे। यहां पर भी क्या किया जाएगा, एक स्थायी सदस्य को वायसराय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी में एक स्थायी सदस्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद विधायी परिषद में, केंद्रीय विधायी परिषद कह लीजिए या विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 रखने का प्रावधान। विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 रखने का प्रावधान। ठीक है, अधिकतम 16 का प्रावधान। ठीक है, यहां पे वायसराय की कार्यकारिणी में एक स्थायी सदस्य को शामिल किया गया। विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 रखने का प्रावधान किया जाता है। यहीं से आपको बता दें अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम लोग 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट पढ़ेंगे। यहीं पे 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। (1909) का मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, इसके हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रावधान को देखने जा रहे हैं। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, तो इसमें आपको बता दें ये इसके प्रावधान ये लिखे हुए हैं। 1892 के एक्ट के प्रावधान ये लिखे हुए हैं, और 1909 इसे हम लोग भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं और मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो मार्ले कौन था, मार्ले सचिव थे, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, वायसराय। ठीक है, मार्ले सचिव, और इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ता है मार्ले मिंटो एक्ट। आपको बता दें कि यहां पे दो स्थायी सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है। कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है।
ठीक है। 2 और स्थायी सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है। और जो आपकी विधायी परिषद है, विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है, विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। और यहीं पे पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये है पृथक निर्वाचक मंडल का कि जो उम्मीदवार और मतदाता दोनों ही मुस्लिम समुदाय से होंगे। उम्मीदवार और जो मतदाता हैं वो दोनों ही मुस्लिम समुदाय से होंगे। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है पृथक निर्वाचक मंडल, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सूरत। ठीक है, और मुस्लिमों के लिए और भी रियायतें बरती गई, दी गई, या कह लीजिए मुस्लिमों के लिए और भी प्रावधान किए गए। मुस्लिमों के लिए और भी प्रावधान किए गए, जैसे संपत्ति, चुनाव लड़ने के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता को कम रखा गया। ठीक है, यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया विधायी परिषद में। पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, जो कौन थे? पहली बार विधायी परिषद में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, जो कौन था? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और ये आपका 1909 का पार्लियामेंटो एक्ट है। ठीक है, फिर से बता दें आपको, वायसराय की कार्यकारिणी में 2 और स्थायी सदस्यों को शामिल किया गया। जो विधायी परिषद थी, विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई और पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। यहीं से यानी मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कर दिया गया? पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिमों के लिए और भी प्रावधान किए गए। ठीक है, जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता को कम रखा गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब हम 1919 और 1935 का अधिनियम और 1947 के अधिनियम को देखेंगे। धन्यवाद।